of you. So आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आपको लास्ट क्लासेस से या लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्वेरी डाउट हो तो आप पहले उसको पूछ लीजिए. So first I will answer those queries, then we will go forward and we'll be learning application of dimensional analysis. उसका एक लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन बाकी है, उसको हम लोग आज कवर कर लेंगे. एनीथिंग, एनी क्वेरी और क्वेश्चन, जितना भी आपने पढ़ा उससे कोई डाउट है, कंसर्न है? जो लोग नया ज्वाइन किए हैं उनके लिए बता देता हूँ मैं. यूनिट एंड डायमेंशन चल रहा है और इसका ये लेक्चर प्रोबेबली 5 है. इस पर हम लोगों ने यूनिट के बारे में बात कर रखा है, डायमेंशन के बारे में बात किया है. यूनिट एक रेफरेंस सिस्टम होता है जिसमें हम क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को. और डायमेंशन बेसिकली किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो फंडामेंटल की पावर्स होती हैं उसको डायमेंशन बोलते हैं. और डायमेंशन के बहुत सारे एप्लीकेशंस हमने किए हैं. somebody is raising hand. Yeah, you can ask if you have something to ask. Excuse me, sir. Yes. Sir, वो नोट्स में हमें SI prefixes बोल के एक टेबल दिया है, so where should we use that? Okay, prefixes का टेबल कैसे यूज करते हैं? पहले तो आपको वो मेमोराइज करना है. वो कन्वर्जन के लिए अपने को यूज होता है. यूनिट्स हम लोग जानते हैं कि यूनिट्स क्या होता है. जैसे कि यूनिट्स की हम लोग SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट्स हम लोग SI यूनिट्स फॉलो करते हैं पूरे ऑल थ्रू, राइट? सो सपोज कर लीजिए क्वांटिटी लेते हैं. क्वांटिटी, कोई फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, फंडामेंटल की बात करते हैं, लेंथ. तो लेंथ का जो SI यूनिट होता है वो मीटर होता है, उसको हम लोग एम से लिखते हैं. नाउ इसके बाद में कई बार क्या होता है कि वो आपको मीटर ना दे करके ऐसा बोलेगा km. तो ये जो k लगाया गया आगे किसी भी क्वांटिटी के आगे जो लगाते हैं उसको प्रीफिक्स. और अगर हमने k लगाया तो इसका एक मीनिंग आ जाएगा, तो मीनिंग बदल जाएगा. ये भी यूनिट है, km भी यूनिट है किसका? लेंथ का. और m भी यूनिट है लेंथ का, लेकिन दोनों में अंतर है. km इज नॉट SI यूनिट, m इज SI यूनिट. नॉट ओनली k, अगर आप c लगा दोगे तो cm बन जाएगा. इन नंबर से आप जानते हो. m लगा दोगे तो mm बन जाएगा. एक म्यू लेटर आता है, म्यू लगा दोगे म्यू बन जाएगा, या माइक्रोमीटर बन जाएगा. n लगाओगे तो nm बन जाएगा. तो ये जो आगे फ्रंट में लगाए जा रहे हैं इनको हम बोलते हैं प्रीफिक्स. ये सभी के साथ चलता है. लाइक कोई भी यूनिट के आगे आप लगा सकते हो. इनका अपना मीनिंग होता है. तो k का क्या मीनिंग होता है वो उस टेबल पे आपको बताया गया है. एक टेबल जो दी गई है. k मीन्स किलो और किलो मीन्स 1000. तो जब कभी k आएगा तो इसका मतलब है हम उसमें 10⁻³ की बात कर रहे होंगे. मीनिंग ये हुआ कि फॉर एग्जांपल k मीटर is going to be equal to 10⁻³ meter. So k refers to magnitude. Similarly c, similarly n, similarly p. कई बार pm बोलेगा पिकोमीटर, fm बोलेगा फर्मीमीटर. तो इनके बहुत सारे टर्म्स है, सभी का अपना एक मीनिंग है. जैसे आप सेंटीमीटर को जानते हो तो सब सेंटी वाला आएगा. सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का मतलब होगा 10⁻² मीटर. तो ये जो प्रीफिक्सेस हैं इनकी मीनिंग होती है और वो किसी भी क्वांटिटी के साथ लगाया जा सकता है, राइट? कई बार ऐसा आएगा जैसे टाइम के बारे में हम लोग बात करें तो टाइम का यूनिट हम लोग सेकंड लिखते हैं, s. कई बार वो आपको ms लिख देगा. m का मतलब हो गया जैसे mm लिखा गया तो ऐसे ms हो गया. मिली सेकेंड्स, मिली 10⁻³ सो ये आपको मेमोराइज करना है. अब में से कई लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो आपको याद रखना है कि जैसे किलोमीटर है ये तो आप इजीली जानते हो, सेंटीमीटर है आप इजीली जानते हो. सपोज कर लीजिए nm बोला जाए, नैनोमीटर. तो नैनो का मतलब 10⁻⁹ होता है. नैनो टेक्नोलॉजी आपने नाम सुना होगा. तो जो नैनो टेक्नोलॉजी है वो बेसिकली उन क्वांटिटीज के बारे में पढ़ता है, क्वांटिटीज के बारे में पढ़ता है, या उन लेंस के बारे में पढ़ता है जिनकी लेंथ काफी कम होती है. 10⁻⁹, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स. 10⁻⁹ को जब देखोगे तो दे आर वेरी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स. इसी तरह से p होता है 10⁻², f होता है 10⁻15. तो वो अपने को याद रखना है.
कई बार मेगा टर्म यूज कर लेते हैं, प्रीफिक्स में मेगा लगा देते हैं। जैसे वैट एक एनर्जी होती है तो मेगा वैट बोलते हैं। मेगा का भी अपना एक मीनिंग होता है, गीगा का भी अपना एक मीनिंग होता है। आप देखते होगे एमबीपीएस बोलते हैं, स्पीड, एमबीपीएस और जो भी है। सो एम जो है, बीपीएस इज यूनिट, बाइट्स पर सेकेंड, लेकिन एम लगाने से 10⁶ मेगाबाइट्स पर सेकेंड। गीगाबाइट आपको नाम सुनने में आता है, गीगाबाइट्स, तो गीगा का मतलब होता है 10⁹ तो ये जो प्रीफिक्सेस हैं इनका मीनिंग रहता है, उसकी एक टेबल आपको बना के दी गई, उनको याद रख लो इन केस यू डोंट नो, और अगर आप जानते हो तो बेस्ट थिंग है। अंडरस्टूड। सो ऐसा यूनिट के आगे हम कुछ सिंबल्स लगा देते हैं तो उनका मैग्नीट्यूड बदल जाता है, कितने अमाउंट से बदल जाता है, उन मैग्नीट्यूड्स को आपको टेबल में देख करके याद रखना। पॉपुलरली हम लोग क्या यूज करते रहते हैं, ऐसा यूनिट यूज करते हैं। और कई बार जैसे आपको डिस्टेंस बोला जाएगा तो सेंटीमीटर में, किलोमीटर, मिलीमीटर में, ये पॉपुलरली यूज करता है। डीपर लेवल पर जाएंगे तो नैनोमीटर आ जाता है, ये भी आ जाता है। ये केवल मैंने लेंथ के रिस्पेक्ट में बताया, टाइम के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है, मास के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है। मास में आप देखते हो ग्राम, किलोग्राम, और भी यूनिट्स होती हैं, क्विंटल, टन्स, तो उनको हम कन्वर्जन भी जानते हैं, तो उन कन्वर्जन की हम बात कर सकते हैं। ओके फाइन, सो सिम्स लाइक कि आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। आपने लिखा है कि फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हाँ, तो अभी आप जब सॉल्व कर रहे होगे तो कुछ क्वांटिटीज आएंगी, उन क्वांटिटीज को कुछ फार्मूला की आपको जरूरत पड़ेगी, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने एंगुलर मोमेंटम पूछा है, जो अभी तक आपने पढ़ा होगा वो लीनियर मोमेंटम होता है। एंगुलर मोमेंटम को हम लोग एल से इंडिकेट करते हैं, एल से, और इसको हम लोग लिखते हैं आर क्रॉस पी। अब इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है वो हम लोग बाद में देख लेंगे। सो आर एग्जैक्ट ये फॉर्मूला इस तरह सकता है, आर इज लेंथ, पी इज एम इंटू वी। अब ये जो ऊपर में एरो लगा रहा हूँ उसका एक पर्पज है, दैट्स कॉल्ड वेक्टर। तो अभी आगे आने वाला चैप्टर में हम लोग वेक्टर भी लर्न करेंगे, तो आपको एरोज का मतलब समझ में आ जाएगा। तो लूज सेंस में आप इसको एम वी आर जैसा लिख सकते हो, एम वी आर साइन थीटा और समथिंग। साइन का कोई यूनिट होता नहीं, तो यूनिट के लिए हमारा एम वी आर चलेगा। एंगुलर मोमेंटम को हम इस तरह से भी लिखते हैं, आई ओमेगा। आई के बारे में मैंने आपको बताया, दैट्स कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। सो जरूरत पड़ रही तो नोट कर लीजिए, अदरवाइज इनको हम लोग पढ़ने वाले डिटेल, इनका डेरिवेशन भी करने वाले हैं। फिर आपने लिखा है, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, dimensional formula of linear expansion. Linear expansion, I think you are trying to say thermal expansion वाला part. ठीक है, तो उसको भी मैं पिक कर लेता हूँ। Formula of Boltzmann, Stephens and magnetic flux. Boltzmann constant, Stephens, Boltzmann Stephen constant एक आता है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आता है, ठीक है, मैं बताता हूँ। सो वन बाय वन, आपने कभी लीनियर एक्सपेंशन पढ़ा होगा, तो उसको हम लोग लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। एक्सपेंशन बेसिकली दो तरह से हो सकता है, थर्मली भी हो सकता है, एज वेल एज पुल करने से भी हो सकता है। सो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन आप ऐसे पढ़ोगे, चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी, एक ऐसा फॉर्मूला आएगा, प्रोबेबली आपने देखा होगा, 9th-10th में भी रहता है। सो दिस इज एक्सपेंशन, दैट इज चेंज इन लेंथ। कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ चेंज इन लेंथ, तो चेंज का कोई डायमेंशन नहीं होता है, लेंथ का डायमेंशन आएगा। बेसिकली चेंज इन लेंथ का वही डायमेंशन होगा जो लेंथ का डायमेंशन है, और एल इज लेंथ, डेल्टा टी इज टेम्परेचर चेंज, और ये जो अल्फा आता है इसको बोलते हैं लीनियर थर्मल कोएफिशिएंट और एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। ये सारे फॉर्मूले हम लोग डेरिवेशन करेंगे। व्हाट इज लीनियर एक्सपेंशन आता है, इसीलिए ये सारे फॉर्मूलेस पे जाने से पहले अपने को फिजिक्स समझना आता है, व्हाट एग्जैक्टली लीनियर एक्सपेंशन इज। तो मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूँ, बाकी डिटेल में हम जब उसको पढ़ेंगे तब उस चैप्टर पे करेंगे। सपोज कर लीजिए आपके पास रॉड है, ये आप सभी लोग जानते हैं,
अगर इस रॉड को हम पुल करें दोनों तरफ से तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। अगर ये रबर का रॉड होगा तो आप देख सकते हो उसकी लेंथ बढ़ जाती है। इवन अगर ये स्टील का रॉड है और आप पुल करते हो तब भी उसकी लेंथ बढ़ती है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन। और सिंस ये लेंथ का लीनियर है, लीनियर मतलब जो वन डायमेंशनल होता है, रॉड रॉड एक लीनियर ऑब्जेक्ट है, इसकी लेंथ डोमिनेट कर रही होती है, तो इसका जो एक्सपेंशन होगा उसको हम बोलेंगे लीनियर एक्सपेंशन। क्यों? क्योंकि लाइन वाइज इसका एक्सपेंशन चल रहा है। इसी एक्सपेंशन को कैसे देख सकते हैं? कोई रॉड अगर आपके पास रखी, इसको हीट कर दो आप, जैसे आप इसको हीट करोगे यू विल फाइंड कि इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। सो हीट से जो लेंथ बढ़ता है उसको बोलते हैं थर्मल लीनियर एक्सपेंशन। पुल करने से जो बढ़ता है उसको हम लीनियर या फिर पुलिंग से या टेंशन से बोल सकते हैं। somebody's mic is open, please mute it. So ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कॉन्सेप्ट्स हम लर्न करेंगे कैसे रॉड का लेंथ बढ़ता है, कितना बढ़ता है। अगर ये फॉर्मूला आपसे पूछा जाए तो आप ये कर सकते हो। मैंने आपको बताया जितने भी टेस्ट वगैरह हम लोग लेंगे, अभी जितना आप लर्न कर रहे हो उस पर जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका फॉर्मूला आपको बता दिया जाएगा, टर्म्स क्या है उनके बारे में बता दिया जाएगा, फिर आपसे ये लॉजिक पूछ लिया जाएगा कि आप डायमेंशन निकाल सकते हो, कंपेयर कर सकते हो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को एंड ऑल दैट। ओके, ऐसे हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी क्वांटिटीज हैं, सबके अलग अलग फॉर्मूलाज हैं और सभी को हम लोग लिस्ट करेंगे तो फिर टाइम भी जाएगा। दूसरा पॉइंट कि आपको समझेगा भी नहीं कि ये कहाँ से आ गए। जैसे मैंने यहाँ पे एल को लिखा आर क्रॉस पी, तो अब में से बहुत से स्टूडेंट को लग रहा होगा ये क्या लिख दिया, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं। तो जो फिर हमको ये बताना पड़ता है कि एल जो है वो एंगुलर मोमेंटम कहलाता है, आर डिस्टेंस है, पी लीनियर मोमेंटम है, फिर वेक्टर्स हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं। और शॉर्ट में बता नहीं सकते क्योंकि अगर हमने शॉर्ट में बता दिया तो फिर आप उसको एज ए फॉर्मूला मान के बैठ जाओगे और बाद में यूज करने लगोगे, कई बार आंसर नहीं मैच करेगा। डिटेल में हम लोग उसको कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ क्वांटिटीज और बॉदर कर रही हैं आपको, जैसे बोल्ट्जमैन स्टीफेंस कांस्टेंट, एक फॉर्मूला आ गया, पढ़ोगे चल करके, पावर या फिर ऐसा बोलेंगे रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू रेडिएशन। रेडिएशन एक प्रोसेस होता है जिसकी वजह से हीट का ट्रांसफर होता है, उसका फॉर्मूला दिया जाता है। सो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी लोग लिखते हैं, इसका मतलब ये हीट पर यूनिट टाइम है। दिस फॉर्मूला इज गिवन बाय इन दिस वे, सिग्मा ए टी रेस्ट पावर 4। इसको आप याद रख सकते हो। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है उसके बारे में बता देता हूँ। इसका जो यूनिट आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, ये बेसिकली हीट पर यूनिट टाइम, और हीट का मतलब एनर्जी होता है। सो कभी कोई आपसे पूछता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ हीट और डायमेंशन ऑफ हीट, सो हीट इज एनर्जी, और एनर्जी का डायमेंशन हम लोग जानते हैं तो उसको यूज कर सकते हैं। टाइम सेकेंड्स में होगा तो एनर्जी पर यूनिट टाइम लेफ्ट हैंड साइड में लिखा गया है, इसका डायमेंशन और फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। टी जो यूज हो रहा है वो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हम लोग केल्विन से लिख लेते हैं, नॉट एन इश्यू। टी की पावर 4 होता है, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि जो रेडिएशन से हीट लॉस होता है वो टी की कौन सी पावर पे डिपेंड करता है, तो फोर्थ पावर पे डिपेंड करता है, एक माइनर सा क्वेश्चन हो गया। ए इज एरिया, सरफेस एरिया। एरिया बोला जाए, सरफेस एरिया बोला जाए, क्रॉस सेक्शनल एरिया बोला जाए, कोई भी एरिया बोला जाए, डायमेंशन वही रहेगी। और ये जो सिग्मा लिखा है इसको हम लोग सिग्मा पढ़ते हैं, ऐसे लेटर को सिग्मा पढ़ा जाता है जो लोग पहली बार देख रहे हैं। इसी को स्टीफेंस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं। So this is Stephen Boltzmann constant. इनफैक्ट इस इक्वेशन को एक नाम दे देते हैं, इस इक्वेशन को ही देते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन काफी इंटरेस्टिंग इक्वेशन है और इम्पोर्टेंट भी है। इसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे या फिर इसको इसके लॉ को लिखेंगे कि लॉ क्या है, और फिर आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर कभी आपसे पूछता है कि स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन बताइए, इसको नोट कर लीजिए और ये डायमेंशन हम लोग निकाल लेते हैं और याद रख लेंगे। आपको निकालना है फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला सभी को, क्योंकि ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है।
तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, इतना आपने नॉलेज लिया तो आपको सॉल्व करना बनता है। फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्टीफेंस कांस्टेंट। शॉर्ट में इसको स्टीफेंस कांस्टेंट बोल सकते हैं या स्टीफेंस बोल्ट्जमैन, दोनों कांस्टेंट बोलेंगे चलेगा। बेसिकली सिग्मा को अपना डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, सिग्मा का डायमेंशनल फॉर्मूला अपने को चाहिए। ट्राई कीजिए। सभी लोग ट्राई करें और आपका आंसर आना चाहिए। उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा, तो इन केस यू फेल टू गेट आंसर आई विल लेट यू नो। यहाँ पर आप सभी का डायमेंशन जान रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड के बाकी चीजों का, तो सिग्मा का हम निकाल सकते हैं। जस्ट गो फॉर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड गोइंग टू बी इक्वल इन डायमेंशन फॉर्मेट। एक m पावर 1 t raised power -5 बताया गया। ओके, एक दूसरा भी आंसर आ रहा है। टेम्परेचर को हम लोग k से लिख देते हैं सो दैट कि टाइम से कंफ्यूज ना हो, या थीटा भी यूज कर सकते हो, दोनों चलेंगे। Okay, now let me solve and you check कि जो आप आंसर्स दे रहे हो आर दे करेक्ट और नीड करेक्शन। काफी डिफरेंट आंसर्स हैं आप लोगों के, चलेगा। सो हाउ हाउ टू गो फॉरवर्ड इज दिस कि ये जो पावर है वो अपने को पता है। So, हम लोगों के लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला। जब आप लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे सो दैट इज हीट पर यूनिट टाइम, दैट मींस हीट रेडिएशन। तो हम लोगों को एनर्जी का डायमेंशन लिखना होगा, एनर्जी और नीचे टाइम। एनर्जी बाई टाइम पावर भी होता है, तो कई बार पावर बोल सकते हो आप इसको। राइट हैंड साइड में आपको सिग्मा मिलेगा डायमेंशनली, ए को लिखना होगा डायमेंशनली। टी फॉर टेम्परेचर है तो टेम्परेचर की पावर 4 लिखना होगा। कई बार हम टी को टेम्परेचर और टाइम को टी अगर यूज करेंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए टेम्परेचर को मैंने टेम्परेचर लिखा हुआ है। एनर्जी का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, अब तक आप लोगों ने निकाला होगा कहीं ना कहीं एनर्जी का, या फोर्स इनटू लेंथ वर्क का हम लोगों ने कई बार निकाल चुका है, या हाफ एम वी स्क्वायर या mgs से निकाल सकते हो। तो आपको कुछ आता होगा ml टू t रेस्ट पावर -2, द फॉर्मूला फॉर एनर्जी। टाइम के लिए t को लिखेंगे इज इक्वल टू सिग्मा इज समथिंग अननोन, वी नीड टू फाइंड इट आउट। ए फॉर एरिया है तो एल स्क्वायर हो जाएगा। टी फॉर टेम्परेचर है तो केल्विन में लिख सकते हैं, के टर्म में लिख सकते हैं, थीटा के टर्म में लिख सकते हैं। सही हो जाएगा। नाउ इट्स ओवर। इसके बाद क्या करना बाकी है वो आप समझते हो। क्या इसके बाद अपने को रीअरेंज करना है, सो रीअरेंज कर देते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट होता नजर आ रहा है, टी अपसेट चला जाएगा। सो वी आर गेटिंग 1m सर्वाइवल। एल स्क्वायर गया ना, सो एल नहीं रहेगा ऐसा दिख रहा है। टी रेस्ट पावर कितना हो जाएगा, टी रेस्ट पावर -3 हो जाएगा।
और यहाँ से k जा रहा है तो k रेस्ट पावर -4 हो जा रहा है। सो m t रेस्ट पावर -3 k रेस्ट पावर -4 ऐसा जो आ रहा है वो करेक्ट आ रहा है। मेजॉरिटी इज गेटिंग द सेम आंसर। सो ये इसका यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा। मास के साथ कितना डायमेंशन है 1, लेंथ के साथ कितना है 0, टाइम के साथ कितना है -3 और टेम्परेचर के साथ कितना है -4। दीज आर द डायमेंशंस। तो आपसे पूछा जा सकता है या फिर आप यूज कर सकते हो। सो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला जानना जरूरी है। फॉर्मूला कैसे पता चलेगा? जब हम उस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो अब आप देखोगे फिजिक्स में हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर, रेडिएशन। तो जब रेडिएशन हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। एक बार फॉर्मूला आ गया तो हम कभी भी निकालने के लिए एबल हो जाएंगे कि कैसे उसकी डायमेंशन निकाली जाती है। सो अगेन आई एम सेइंग कि ये जो चैप्टर है करंट चैप्टर, इट इज लिंक्ड विद ऑल द चैप्टर ऑफ द फिजिक्स व्हिच आर गोइंग टू कम इन फ्यूचर। सो अपने को थोड़ा सा पेशेंस रखना है, लॉजिक समझना है, आइडिया समझना है और प्रैक्टिस ओवर द ईयर करेंगे। और जब तक हमारा फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा तब तक हम सारे क्वांटिटीज के बारे में निकालना सीख जाएंगे। ओके। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, चार्ज होता है, कैपेसिटर होता है, बहुत सारे क्वांटिटीज हैं। वो सारी क्वांटिटी फॉर द टाइम मिलने वाली हैं। अगर किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मूले को आपको बहुत ज्यादा नीड है, डायर नीड है, तो आप क्या कर सकते हो कि कहीं से अपने बुक से देख सकते हो उस फॉर्मूले को, उस चैप्टर में जाने के बाद फिर उसका डायमेंशन निकाल सकते हो। इतना ज्यादा वैसे नीड आएगा नहीं आपको भी। You are writing if it's linked to all chapters, why don't we do it in the end? That's a very good point. Generally, before the last year I used to do it at the last of the syllabus. तो सिलेबस के हम लोग इसको लास्ट में किया करते थे। बट आइडिया ये है कि जितने भी बुक्स आप देखते हो ना, वो सब इसको फ्री स्टार्टिंग में रखते हैं, फर्स्ट चैप्टर रखते हैं। उसके लॉजिक्स है कुछ, तो वो प्लस माइनस दोनों चीजों के हैं। तो इससे क्या होता था कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये इशू रहता था कि आपने फर्स्ट चैप्टर बताया ही नहीं, सेकंड चैप्टर तो बताया ही नहीं। सो फिर वो कंफ्यूजन रहता था, क्योंकि आप 10th से आते हो तो बहुत माइंड होता है, तो उनको लगता है कि कोई चैप्टर छूटा हुआ। दूसरा, ये तो स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से था। दूसरा ये भी था कि लाइक जैसे हमको अगर ये नहीं पता होगा कि हम लेंथ को किस में लिखते हैं, किलोग्राम को किस में लिखते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, तो हमको आगे फॉर्मूला समझने में थोड़ा इशू बन सकता है। अब एटलीस्ट आपको ये क्लैरिफाई हो गया कि कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, कौन सा ऐसा यूनिट है, किसको हमको प्रेफर करना है, किसको नहीं प्रेफर करना है। सो यू गॉट अ ब्रॉडर आइडिया। और बात रही प्रैक्टिस की, तो हर चैप्टर में हम इसको यूज करते रहेंगे। ओके। somebody has written something, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। We know that we can subtract physical quantities only with same unit and same dimensions, but we can multiply or divide physical quantities with different dimensions. Good. Why does this happen? Because multiplication is repeated addition and division is repeated subtraction. Oh. You started well. So जो आपने पहले लिखा है स्टेटमेंट, that's good, because वो आप शेयर कर रहे हो कि हम ऐसा करते हैं, बिल्कुल ऐसा करते हैं। लेकिन जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया है ना, दैट इज नॉट सुटेबल। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन को अगर आप रिपीटेड एडिशन बोलते हो तो ये परफेक्टली करेक्ट नहीं है। और नाइदर डिवीजन को हम मल्टीपल डिवीजन को रिपीटेड सब्ट्रैक्शन बोलेंगे तो वो भी करेक्ट नहीं है। मे बी लाइक मैथमेटिकली कहीं वैलिड हो रहा हो, बट फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जमेगा। और अभी आगे देखोगे बहुत सारी चीजें होती है जो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन एक अलग स्टोरी होती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन एक अलग स्टोरी होती है जब हम फिजिकल क्वांटिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। अभी हम लोग वेक्टर्स देखेंगे तो वेक्टर्स में आप देखोगे मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं लेकिन डिवीजन नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ सम लॉजिक्स। और एडिशन इज इंटायरली डिफरेंट स्टोरी एंड मल्टीप्लिकेशन इज इंटायरली डिफरेंट स्टोरी। सो आपने जो एक्सप्लेन किया लाइक कि हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन एडिशन कर सकते हैं, yes, to some extent it appears, but not it is not complete. उसके अलावा भी और भी इन्फ्लुएंसेस और इफेक्ट आते हैं। तो ये जो डायमेंशन वाला पार्ट है उसमें हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए सेम डायमेंशंस को यूज करते हैं। उसके लिए और भी लॉजिक हमने दिया था। जैसे आपको बोला गया था कि लेट से आपके पास 4 kg का लेट से कोई एक मटेरियल है और आपके पास 2 मीटर की एक रॉड है,
तो क्या हम 4 kg को 2 मीटर के साथ ऐड कर सकते हैं? नहीं ऐड कर सकते, बिल्कुल नहीं ऐड कर सकते। या फिर ऐसा बोल लो कि आपके पास एक एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और ये मास है। तो आपसे कोई बोलता है इन दोनों को मास और एक्सेलरेशन को ऐड करो, क्या मिलने वाला है? मास को एक्सेलरेशन के साथ ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि केजी आएगा और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, तो आप यूनिट क्या लिखोगे समझ में नहीं आएगा। लेकिन क्या दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो? बिल्कुल मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो क्या यूनिट बन जाएगा? सो यूनिट बनेगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको नया नाम दे देते न्यूटन, तो ये फोर्स बन जाता है। तो मल्टीप्लीकेशन कैन गिव यू अ न्यू क्वांटिटी। उसके लिए हम एक उस क्वांटिटी की एक यूनिट डिफाइन कर पाएंगे, लेकिन केजी प्लस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का कोई यूनिट डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए इस तरह के रूल्स रहते हैं अपने पास। ओके, और भी जो क्वांटिटीज आपके दिमाग में आए या कभी आपको बुक सॉल्व करते हुए आ जाए, क्योंकि बुक्स वाले क्या करते हैं ना, या फिर जो मैंने भी मटेरियल दिया उसमें हमने सारे नेम दे रखे हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज आने वाली हैं। सो जहां तक आप समझ पा रहे हो उनको यूज कीजिए, नहीं समझ पा रहे स्टॉप कर लीजिए। आइडिया पे ध्यान दीजिए, आइडिया अपना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बार आपने आइडिया लर्न कर लिया, वी आर देयर। आगे बढ़ते हैं। सो एक थर्ड एप्लीकेशन है, उसके बारे में बात करें। सो एप्लीकेशन थर्ड में जा रहे हैं। आपको कुछ एप्लीकेशन बताए थे, जैसे कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट को, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को लेकर के, एंड चेकिंग दी वैलिडिटी को लेकर के। सो 3 बता दिए थे। लास्ट डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। सो आप फॉर्मूला का डेरिवेशन कर सकते हो बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। सो डायमेंशनल एनालिसिस को हम लोग इस डेरिवेशन फॉर्मूले को जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की बात करते हैं। आइडिया बहुत सिंपल रहेगा, और एक दो एप्लीकेशन से आप समझ जाओगे कि किस तरह से इस फॉर्मूले को हमको डेराइव करना है। सो व्हाट द आइडिया इज, आपसे ऐसा बोलेगा कि आपके पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है। सो लेट्स से आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं, लेट्स से फिजिकल क्वांटिटी, मैं एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ, फिर इसको हम स्पेसिफिक एग्जांपल में यूज करेंगे। लेट्स अपने पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेट अ फिजिकल क्वांटिटी y on another physical quantities x and z। दो नंबर भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो आपको क्वेश्चन ऐसा बोलेगा कि y एक फिजिकल क्वांटिटी है जो x पर डिपेंड करती है, z पे डिपेंड करती है। x भी एक फिजिकल क्वांटिटी का नाम है, z भी एक फिजिकल क्वांटिटी का नाम है। ये y इन दोनों पे डिपेंड करता है। तो आप बताइए कि y का फॉर्मूला क्या चल रहा होगा। सो अगर हमको डिपेंडेंसी पता चल जाता है तो आज हम फॉर्मूला क्रिएट करने की कोशिश करते हैं यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। सो हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड इट। y जो डिपेंड कर रहा होगा x एंड z में, तो अगेन हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से चलते हैं। सो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि जो y होगा दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन x, कि कोई पावर पे डिपेंड कर रहा होगा, और z पावर पे डिपेंड कर रहा होगा। सो हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि लेट, या फिर ऐसा बोल सकते हैं देन वी कैन एज्यूम कि y इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू दिस। प्रोपोर्शनलिटी सिंबल लगाएंगे, क्योंकि हमको पता है ना ये कांस्टेंट बताने में सक्सेसफुल नहीं है। तो आप चाहोगे तो इसको ऐसा लिख सकते हो, y इज इक्वल टू k इंटू एक्स रेज टू पावर a z रेज टू पावर b, जहां पर k डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। एक ऐसा कांस्टेंट है जिसकी डायमेंशन नहीं आएगी। सो एक बार हम लोग को ऐसा रिलेशन एज्यूम किया हम लोगों ने, तो अपने पर्पस क्या होगा? अपना पर्पस होगा जो ए और बी हम लोगों ने एज्यूम किए हुए हैं ना, इन ए और बी की वैल्यू पता करना। एक बार हम ए और बी की वैल्यू पता कर लेते हैं, देन वी विल से कि वाई किस तरह से जेड और एक्स पर डिपेंड कर रहा है। सो ए और बी कैलकुलेट करने के लिए अब हम बोलेंगे कि अगर ये इक्वेशन सही जा रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड का डायमेंशन। ना जब हम लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन लिखेंगे तो वाई डायमेंशन लिखेंगे, राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो के तो डायमेंशन लेस हो गया, ये एक्स रेज टू पावर ए जाने वाले
and that is going to be z raised to power b. Now since x y z they are physical quantities, तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि y को भी हम m l t के फॉर्म में लिखेंगे, इनको भी हम m l t के फॉर्म में लिखेंगे, इनको भी m l t के फॉर्म में लिखेंगे। एक बार सभी को m l t के फॉर्म में लिख दिया, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा, तो आप देखोगे कि m लेफ्ट साइड में भी आएगा, m राइट साइड पे भी आएगा। तो फिर हम दोनों को इक्वेट कर लेंगे, दोनों की पावर्स को, या फिर ऐसा बोलो कि इक्वालिटी लगा हुआ है, तो m की पावर जो लेफ्ट हैंड साइड में आएगी वही m की पावर राइट हैंड साइड में भी आना चाहिए। तो पावर्स को इक्वेट करेंगे, फिर l की पावर्स को इक्वेट करेंगे, फिर t की पावर्स को इक्वेट करेंगे। जैसे सभी की पावर्स को इक्वेट करोगे तो उसमें a और b पर इक्वेशंस बन जाएंगी आपको, और a और b पर सफिशिएंट इक्वेशंस बन जाएंगी जिसको सॉल्व करके हम लोग a कैलकुलेट कर सकते हैं, b कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक बार a और b मिल गया तो हम वापस इसी फॉर्मूले पर आ जाएंगे और बता देंगे कि y x और z पर किस तरह से डिपेंड कर रहा है। इस मेथड के थ्रू हम कुछ फॉर्मुलेशन कर सकते हैं, फॉर्मुलेशन का डेरिवेशन कर सकते हैं, और जनरली एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है इसी को यूज करते हुए। कॉपी कर लीजिए जो जनरल आइडिया मैंने दिया है। अब मैं एक एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन करता हूँ, एंड देन आफ्टर एक क्वेश्चन मैं आपको देने वाला, एक दो क्वेश्चन आपको दूंगा और अपना ये पर्पस कंप्लीट हो जाएगा। तब तक मैं पढ़ लेता हूँ, यू पीपल आर राइटिंग समथिंग। Then how do some constant have dimensions even when they are proportionality constant also? हाँ, so constant के बारे में भी यहाँ बता देता हूँ। Constants दो तरह से रहेंगे अपने पास। One will be dimensionless, another will be dimension with dimension. तो जो dimensionless होते हैं और कुछ रहेंगे अपने पास जिनके पास डायमेंशन होगी, और विथ डायमेंशन। तो जनरली वो क्वेश्चन में बोल देता है कि कौन सा डायमेंशन लेस है कौन सा नहीं है। और जब कभी ऐसा डेरिवेशन करेंगे प्रोपोर्शनलिटी वाला आएगा, तो प्रोपोर्शनलिटी वाला जो आएगा, कई बार प्रोपोर्शनलिटी हमारा डायमेंशन वाला भी आता है। तो आपको ये समझना है कि अगर हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे हैं तो जो y का डिपेंडेंस है वो केवल और केवल x और z पर है डायमेंशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर y का डिपेंडेंस केवल x और z पर है तो बाकी जो भी कांस्टेंट आएगा वो फिर डायमेंशन लेस आएगा। ऐसा नहीं है कि हर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डायमेंशन लेस होता हो, लेकिन जब डायमेंशनल एनालिसिस के लिए आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का किसी और क्वांटिटीज के साथ डिपेंडेंसी बताई जाएगी, उसका प्राइमरी मीनिंग हम लोग ये लेके चलेंगे कि ये डायमेंशनली केवल और केवल इन्हीं पे डिपेंड करता है, किसी और पे डिपेंड नहीं करता है। इसलिए ये आएगा वो हम डायमेंशन करके चलेंगे। और बाकी जगह पर क्या होता है कि जो कांस्टेंट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, जैसे कि कांस्टेंट में क्या होता है, दो तरह से चीजें होती है, नंबर्स होते हैं। तो अगर किसी इक्वेशन में नंबर लिखा हुआ है और वो इक्वेशन फिजिकल क्वांटिटीज को लेकर के है, किसी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं की गई है, तो वो जो नंबर्स होते हैं वो डायमेंशनलेस होते हैं। सो डायमेंशनलेस में जनरली नंबर्स आते हैं, जैसे 2, 5, 6 या जो भी नंबर्स दिए जाएंगे वो डायमेंशनलेस होते हैं। और डायमेंशंस वाले क्या होते हैं, जब कभी आपको ए बी सी डी इस तरह के कांस्टेंट आते हैं तो ये सब कैसे होते हैं, इनकी डायमेंशंस हो सकती है, तो इसके लिए हमको चेक करना होता है कि क्या ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट हैं या फिर डायमेंशंस वाले हैं। तो दे कैन कैरी डायमेंशंस, दीस नंबर्स आर गोइंग टू बी डायमेंशनलेस किसी भी इक्वेशन में। और फिर आप इसको भी आपको दिमाग में रखना कि अगर हमने उसकी वैल्यू रख दी है तो दे कैन हैव अ डायमेंशन एज वेल। You are further writing, but dimensional formula can lead to incorrect formulas. For example, if we take k is equal to this, we get the formula as mv square, but the correct formula is yes. जो आपने लिखा है कि डायमेंशनल फॉर्मूला हमको इनकरेक्ट फॉर्मूला बताता है, तो बेसिकली डायमेंशनल फॉर्मूला अपने को एक फॉर्मूला बताता है जिसमें डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स की वैल्यू को नहीं बता पाता है।
तो ये भी हम लोग लिखेंगे, इसकी ड्रॉबैक्स क्या है, इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, या इसका जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है, उसको हम लोग लिस्ट करेंगे। उसमें एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है जैसे के है, वो नहीं बता पाता है। जैसे कि आपने बहुत राइटली बोला कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी को ये mv² बोलेगा, और mv² के साथ एक k लगा सकते हो बहुत ज्यादा कांस्टेंट अपनी तरफ से, लेकिन k की वैल्यू क्या होगी ये नहीं बता पाएगा। So dimensional analysis is not able to find the dimensionless constants. ये मेन पॉइंट है जिसको आप नोट कर सकते हो। अभी हम उसको बाद में लिखाएंगे भी ड्रॉबैक्स में। डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स की वैल्यूज को डेरिवेशन से नहीं निकाला जा सकता है, ये इसका ड्रॉबैक है। लेकिन इसका बहुत बड़ा यूज ये है कि ये डायमेंशन वाले कांस्टेंट और वेरिएबल्स को ट्रीट कर लेता है। ओके, सो यू आर राइट व्हेन यू से कि ये कांस्टेंट्स के बारे में नहीं बता पाता, तो वो इनकरेक्ट बताएगा। तो वो फॉर्मूला जो आएगा वो एक्चुअली इनकरेक्ट हो सकता है, लेकिन वो डायमेंशनली करेक्ट जाता है। फिर आप कैसे समझेंगे कोई डायमेंशनलेस क्वांटिटी है फॉर्मूला में नहीं, इसलिए वो जनरली हम ऐसे क्वेश्चन में के लेके चलते हैं। किस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, आप अब एक एग्जांपल जब हम लोग लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये जो ड्रॉबैक वाला पॉइंट है इसको फिर हम हाईलाइट नहीं करते हैं, इसको हम लोग साइड में रख देते हैं। आपसे क्या पूछ सकता है, y x की किस पावर पे डिपेंड करता है। तो जो हम y को x की पावर निकालना चाहते हैं, इसका मतलब a जो अननोन है उसको हम निकालना चाहते हैं। y z की किस पावर पे डिपेंड करता है ये बताइए, तो हम b पर फोकस करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और जो कांस्टेंट है जो ये नहीं कर पाता है उसके बारे में हम वरी नहीं करेंगे, बट यस दिमाग में रखेंगे कि ये करेक्ट फॉर्मूला नहीं बता पाता है, बट फॉर्मूला की करेक्टनेस चेक कर सकता है। बट दिस कैन बी यूज्ड ओनली फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यस, एडिशन वाला होगा तो वो आपको फॉर्मूला देगा, उसको हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर हमको डिराइव करना होगा तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाली को हम लोग हैंडल कर सकते हैं। Then you are writing what if the equation we get are not enough in numbers. Yes, ऐसा भी हो सकता है कि enough in numbers, तो वो भी इसका एक ड्रॉबैक होता है। तो ये कितने वेरिएबल्स को ट्रीट कर सकता है, 3, क्योंकि आप देखोगे एक m की पावर को हम बैलेंस करेंगे, l की पावर को बैलेंस करेंगे, t की पावर्स को बैलेंस करेंगे, तो अपने पास 3 इक्वेशंस आएंगी। तो इसका मतलब हम 3 अननोन सॉल्व कर सकते हैं। मैथ्स में एक रूल होता है कि द नंबर ऑफ इक्वेशंस एंड द नंबर ऑफ अननोन्स अगर वो बराबर है तो उतने सारे अननोन्स को सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर अननोन्स की नंबर ज्यादा है, इक्वेशंस कम है, तो उसको हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो ये अपना इसका ड्रॉबैक है। सो इसके बाद में आप लिखते हो, सो बेसिकली इट्स नॉट कंपल्सरी फॉर डायमेंशंस ऑफ y टू बी सेम एज डायमेंशंस ऑफ x एंड z until and unless proportionality constant there is dimensionless. Yes, so ये जो constant proportionality होगा वो dimensionless होगा, तभी हम इन दोनों की dimensions को equate कर पाते हैं। और dimensionless constant जो यूज हो रहा है उसकी dimensions को हम लोग 0 0 रहेगा इसलिए हटा दिया गया। तो ये जो मेथड है, ऑफ कोर्स आप सोचो ना कि अगर ये मेथड सभी को सही बता देता तो पूरा फिजिक्स हम इसी से पढ़ लेते। इन केस डायमेंशनल एनालिसिस हमको सारे फॉर्मूलाज का डेरिवेशन कर देता, तो हम सारा का सारा फिजिक्स इसी फॉर्मूले से पढ़ लेते हैं। क्योंकि हमको जब भी फॉर्मूला डिराइव करना होता है हम लोग उन क्वांटिटीज को असेंबल करते हैं और अपने आंसर्स बता देते हैं। बट दैट्स नॉट द फीजिबल केस। ये काफी हद तक केसेस में ये वर्क कर लेता है, और कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं। सो दैट लिमिटेशंस हैज टू बी केप्ट इन माइंड। फर्स्ट लिमिटेशन, कैन नॉट टॉक अबाउट द डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स, उनकी वैल्यूज के बारे में नहीं बात कर पाता है। तीसरा या दूसरा इसका जो ड्रॉबैक है कि एक से ज्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटीज को हैंडल नहीं कर पाएगा। तो ये इसका कुछ ड्रॉबैक्स है, उनको हम लोग लिस्ट कर लेंगे। हाउ टू कैलकुलेट के वैल्यू, ये के वैल्यू जो हमको कैलकुलेट करनी होती है फिर वो हम लेबोरेटरी या कोई और मेथड से यूज करते हैं, उसके लिए डायमेंशनल एनालिसिस इज नॉट कैपेबल ऑफ, वो नहीं बता पाएगा। के की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर आप ओवरऑल थिंकिंग रखते हो तो जैसे काइनेटिक एनर्जी का mv² फॉर्मूला आया, ठीक है, तो अब आप क्या करो कि एम मास की उसकी वेलोसिटी मेजर करो और काइनेटिक एनर्जी को k टाइम्स mv² यूज करो, मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस करो,
उस मल्टीपल ऑब्जर्वेशन से आपको के की वैल्यू पता चल जाएगी। हर बार कोई एक फैक्टर लग रहा होगा, कोई एक फैक्टर लग रहा होगा, और वो फैक्टर फिर कैलकुलेशन में ध्यान में आ जाएगा कि अच्छा इसको हाफ होना चाहिए। So using the laboratory experiment, we can find what the K is, but we cannot find it by using the dimensional analysis. So that's the drawback. कई बार वो आपसे पूछता है क्वेश्चन में, what are the drawback of dimensional analysis? इसका मतलब ये ड्रॉबैक इतने स्ट्रांग हैं कि हमको एज अ रूल याद रखने हैं। ऐसा आपसे पूछेगा क्या हम ये इस कांस्टेंट के की वैल्यू निकाल सकते, आप बोलोगे नहीं, बिकॉज यू नो कि इसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस से। कौन से कांस्टेंट्स की? जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स होते हैं। Will addition of a and b is going to be zero? हाँ, जो इस एग्जांपल में a plus b zero होगा, ऐसा नहीं बोलेंगे, no, that's going to wrong. a और b तो हमको निकालना है, a और b क्या होने वाले हैं, वो इस बात पे डिपेंड करेंगे कि y क्या है, x क्या है, z क्या है। अच्छा, यहाँ पर y x z को लेंथ नहीं पकड़ना है, y x z कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को इंडिकेट कर रहा है। अब मैं आपको एग्जांपल पिक करता हूँ, उस एग्जांपल को केयरफुली आपको ऑब्जर्व करना है, एंड देन आपको समझ में आ जाएगा कि इसका यूजफुलनेस क्या है। एग्जांपल, ऑब्वियस फॉर्मूले को हम लोग प्रूव कराते हैं। ऑब्वियस फॉर्मूले को एक पकड़ते हैं, ऐसा बोलते हैं कि इफ, आप भूल जाइए कि आपको कोई फॉर्मूला पता है, लेट्स से यू आर फ्रेश ब्रेन और आपको कुछ लॉजिक, उस लॉजिक्स के बेसिस पे एक फॉर्मूला आप ड्राइव करने वाले हो। इफ टाइम पीरियड of simple pendulum depends on length of pendulum and gravity at that location. Using dimensional analysis, find the relation. देखो, लैंग्वेज जब पढ़ोगे ना ऐसी क्वेश्चन की, तो अपने को समझ में आ जाएगा कि वो ड्रॉबैक्स अपने को दिमाग में रखने हैं। बोलेगा यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, जैसे इसने ये बोल दिया, इसका मतलब हमको कांस्टेंट को बॉदर नहीं करना है। अब सभी कांस्टेंट को जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स हैं उनको के नाम दे देंगे, चलेगा, या सी नाम दे देंगे, या जो भी नाम देना चाहो वो दे सकते हो। लेकिन बाकी पावर्स कैसे चल रहे होंगे, एग्जैक्ट रिलेशन कैसे चल रहा होगा, वो अपने को देखना है। सो इसको हम ड्राइव कर रहे हैं, और ये बाद में आप बैच कर पाओगे। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? टाइम पीरियड को अपने को पता करना है, तो हम लोग ऐसा बोलेंगे, लेट टाइम पीरियड का जो सिंबल है वो टी है, लेंथ का जो सिंबल हम लोग यूज कर रहे हैं वो एल है, और ग्रेविटी का सिंबल जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ग्रेविटी का सिंबल आ रहा है दैट इज जी। ये सिंबल हम लोग यूज कर रहे हैं। स्टार्ट कैसे करेंगे? टी मस्ट बी रिलेटेड विथ एल रेज टू पावर ए जी रेज टू पावर बी। फिर आप बोलोगे कि कांस्टेंट ले लेते हैं डायमेंशनलेस के, और एल रेज टू पावर ए जी रेज टू पावर बी, ऐसा रिलेशन आना है। अब इस रिलेशन को हम लेके जाएंगे और ए और बी को कैलकुलेट करेंगे। सो अगर ये ट्रू है तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला। सिंस वी नो दिस, दैट विल इम्प्लाई टाइम पीरियड का डायमेंशनल फॉर्मूला इज इक्वल टू के डायमेंशनलेस है, एल का डायमेंशनल फॉर्मूला और जी का डायमेंशनल फॉर्मूला। पावर लगाओगे तो पावर ब्रैकेट के अंदर लगाओ, बाहर लगाओ, कोई फर्क नहीं करता है, पावर इज पावर। देन यू विल राइट कि टाइम का तो टी आएगा, तो ये टी बना रह जाएगा। एल को कैपिटल एल लिखते हैं तो ये डायमेंशन के फॉर्म में आ गया। जी को एल टी रेस्ट पावर माइनस टू लिखते हो, एक्सेलरेशन है, बी आ गया। राइट हैंड साइड को और भी सिंप्लीफाई कर लो, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, एम रेज टू पावर 0, एल रेज टू पावर 0, टी रेज टू पावर 1। राइट हैंड साइड में आएगा एम रेज टू पावर 0, एल रेज टू पावर ए प्लस बी।
a रेज टू पावर a प्लस b हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से l की पावर a आएगा, यहाँ से l की पावर b आएगा। आई होप यू कैन थिंक ऑफ, नहीं तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ये बनेगा l रेज टू पावर a एंड l रेज टू पावर b t रेज टू पावर माइनस 2b। फिर मल्टीप्लाई करने में ये मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए पावर से एड अप कर जाते हैं, t रेज टू पावर माइनस 2b आ जाएगा। अब आप बोलोगे कि यहाँ से हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे, m की पावर 0 0 है तो 0 विल नॉट गिव यू एनी इक्वेशन। फिर 0 इक्वल टू a प्लस बी, तो 0 की वैल्यू a प्लस बी के बराबर हो जाएगी। ओके, बाय द वे आप में से किसी ने लिखा था a प्लस बी 0 होगा, सो दैट इज बाय कोइंसिडेंटली 0 आ रहा है। उसको देख करके हम डायरेक्टली नहीं बोल पा रहे थे, डायमेंशन से जो भी आएगा वो हम एक्सेप्ट करेंगे। फिर 1 इज इक्वल टू माइनस 2b। अपने पास दो रिलेशन है, यहाँ से a भी निकलेगा b भी निकलेगा। सेकंड से b जल्दी निकल आ रहा है, तो b की वैल्यू हमारे पास आ रही है -1/2। अगर b की वैल्यू -1/2 आ रहा है तो a की वैल्यू -b के बराबर है, तो उसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी। तो अपने को a मिल गया, b मिल गया। इन केस अपने को a और b दोनों मिल गए तो हम इसको और फर्दर ले जाएंगे और बोलेंगे t की जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो k l रेज टू पावर हाफ और g रेज टू पावर माइनस हाफ होना चाहिए। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, k हाफ का मतलब अंडर रूट l होता है और इसको 1/√g बोल सकते हैं। सो t की जो वैल्यू आ रही है वो k टाइम्स रूट l बाई जी आ रही है। तो डायमेंशनली ये फॉर्मूला अपने पास आ जाता है। लेकिन अभी भी हमारा जो ड्रॉबैक है, या फिर ड्रॉबैक हमारा इसका जो डायमेंशन एनालिसिस का ड्रॉबैक है, उसकी वजह से हम k नहीं बता पाएंगे। वी विल नॉट बी एबल टू से कि ये कांस्टेंट क्या है। ये कांस्टेंट 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ और वैल्यू हो सकता है, लेकिन ये डायमेंशनलेस है और अंडर रूट एल बाई जी जरूर रहेगा। फिर हम एक पेंडुलम बना करके थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे लैबोरेटरी में, चेक कर सकते हैं कि k की वैल्यू 2 पाई आती है। सो बाय एक्सपेरिमेंट्स हम k की वैल्यू को 2 पाई पकड़ते हैं, तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। लेकिन ये 2 पाई कहाँ से आया? 2 पाई किसी और मेथड से आया, किसी और एक्सपेरिमेंट से आया, डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं आया। बाय एक्सपेरिमेंट और मे बी बाय other ways we can find this thing. Okay, so dimensional analysis में कांस्टेंट क्या होगा वो आपसे नहीं पूछेगा, उसको पता है कि हम इससे नहीं पता कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर पूछ सकता है कि L की कितनी पावर या A की वैल्यू बताइए, तो हम बोलेंगे हाफ है। B की वैल्यू बताइए, माइनस हाफ है। डन हो गया। तो हाफ और माइनस हाफ आपसे पूछ लेगा, बता सकते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने कराया ये ऑब्वियस था, ये आप जानते थे। अगर कोई ऐसे क्वांटिटीज के बारे में लिख दूं जो आप नहीं जानते हो अभी तक, तो आप ये तो बता सकते हो ना कि कौन सी पावर चल रही है। जनरली क्वेश्चन यही पूछता है कि कौन सी पावर चल रही है। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन देता हूँ, आपको उसका फॉर्मुलेशन देखना है कि क्या वो फॉर्मुलेशन आप कर पाओगे। कोशिश कीजिए। अब लोगों को ये पता होगा कि अगर साउंड के बारे में बात करें तो साउंड सभी मीडियम में चलता है। साउंड एयर में भी चलता है, लिक्विड में भी चलता है, सॉलिड्स में भी चलता है। लेट्स अपने पास एक रॉड है और मैं थोड़ा सा फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इलेबोरेट कर रहा हूँ। इक्वेशन को तो लैंग्वेज में लिखा जा सकता है 2 लाइंस में। अपने पास एक रॉड है और इसकी डेंसिटी को हम रो से लिखते हैं, और एक और इसकी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जिसको यंग्स मॉडुलस कहते हैं। ये एग्जैक्टली क्या होता है उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इसको y से लिखते हैं, तो y इज इंडिकेटिंग यंग्स मॉडुलस, सिंपल y। अपने लिए यंग्स मॉडुलस मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है, जैसे डेंसिटी होती है उसी तरह से एक यंग्स मॉडुलस होता है। ये बताता है कि ये रॉड कितना एलोंगेट हो जाएगा फोर्स लगाने से, कितना कंप्रेस किया जा सकता है। नो, यंग्स मॉडुलस को अगर हम लोग यूज करने वाले तो इसकी डायमेंशन या फॉर्मूला के बारे में जरूरत पड़ेगी, तो इसकी यूनिट मैं बता देता हूँ। इसका जो यूनिट आता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो जो प्रेशर का यूनिट होता है वही यंग्स मॉडुलस का यूनिट होता है, और इससे हम इसकी डायमेंशन निकाल पाएंगे जब कभी हमको जरूरत पड़ेगी। डेंसिटी का यूनिट क्या होता है वो आप जानते हो, मास पर वॉल्यूम होता है, तो वहां से निकाल सकते हो। इतने नॉलेज को दे करके अब मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ और आपको उसका डेरिवेशन करना है फॉर्मूले का। इट सेज कि द स्पीड ऑफ साउंड the speed of sound
in a rod depends on its density and Young's modulus. Using dimensional analysis, find its formula. So find formula or relation among them, or find relation of speed using dimensional analysis. कोशिश कीजिए। आपको मैंने यूनिट्स के बारे में बता दिया है, सो आपके पास कोई ऐसी क्वांटिटी नहीं है जिसको आपको बॉदर करना है। स्टार्ट विद द सेम एक्सप्रेशन की स्पीड यंग्स मॉडुलस और डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा होगा, देन किस तरह से डिपेंड करेगा, डायमेंशनली इक्वेट कीजिए और एक रिलेशन बताइए क्या है। तब तक मैं आपको डाउट पड़ता हूँ। व्हाट इज द कांस्टेंट? ओके, आपके डाउट का आंसर मैं दूंगा इसको एक्सप्लेन करने के बाद। आप अपना आंसर के टर्म में दे सकते हैं, के फॉर कांस्टेंट। बाद में मैं आपको बता दूंगा उस के की वैल्यू क्या थी। एक आंसर आया, S is equal to K. S you mean by speed, right? Okay. K for constant y Young's modulus divided by rho. Okay. बाकी लोग भी आप यही कर रहे होंगे, मैच भी कर रहे हैं, जो सेकंड आंसर आ रहा है वो भी। सो आपने स्टार्ट ऐसे किया होगा, V प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी की पावर A यंग्स मॉडुलस की पावर B। देन आप बोलोगे कि V की जो वैल्यू है, ये जो कांस्टेंट है, ये डायमेंशन लेस जाएगा, पावर A y की पावर B। Then you will use left hand side dimensional formula must be equal to right hand side dimensional formula. लेफ्ट हैंड साइड में आपको स्पीड के बारे में लिखना होगा, राइट हैंड साइड में के डायमेंशन लेस था तो डेंसिटी रेस्ट पावर ए आएगी और यंग्स मॉडुलस रेस्ट पावर बी आएगा। स्पीड के बारे में आप जानते हो, स्पीड को हम लिख सकते हैं एल टी रेस्ट पावर -1 लेंथ पर यूनिट टाइम। डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है, तो ये एम एल रेस्ट पावर -3 बन जाएगा, इसकी पावर ए। यंग्स मॉडुलस के लिए अपने को यहाँ पे निकालना पड़ेगा, तो इसको आप चाहो तो अभी भी निकाल के रख सकते हो। यंग्स मॉडुलस आएगा न्यूटन, दैट इज फोर्स। फोर्स के लिए लिखते हैं एम एल टी रेस्ट पावर -2 और ये एल स्क्वायर हो जाएगा। सो बेसिकली ये रहता है एम एल रेस्ट पावर -1 टी रेस्ट पावर -2। सो यंग्स मॉडुलस का भी एक डायमेंशनल फॉर्मूला अपने पास अवेलेबल है और उसको हम यूज कर सकते हैं। देन ये बन जाएगा अपने पास एम एल रेस्ट पावर -1 टी रेस्ट पावर -2। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, सो ये बन जाएगा एम रेस्ट पावर एल टी रेस्ट एल एम रेस्ट पावर 0 एल रेस्ट पावर 1 टी रेस्ट पावर -1 लिख दिया गया। यहाँ पर m की पावर कलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से a आएगा और यहाँ पर b था तो a और b दोनों मिल जाएंगे, तो ये a प्लस b बन जाएगा। l की पावर पर जाओगे तो -3a मिलेगा और -b मिलेगा। t रेस्ट पावर जाओगे तो -2b मिलेगा। ऐसा रिलेशन आपको मिलने वाला है। एक बार ये रिलेशन है तो आप पावर्स को कंपेयर कराओगे, यहाँ से आपको पता चलेगा कि m की पावर्स बराबर होनी चाहिए, दैट मीन्स a प्लस b की वैल्यू 0 होनी चाहिए। एक तो रिलेशन ये मिला। दूसरा, -3a माइनस b की जो वैल्यू है दैट शुड बी 1।
थर्ड -2b की वैल्यू -1 आनी चाहिए। तो ये 3 इक्वेशंस आएंगी, इनको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा अगर फॉर्मूला सही जा रहा है तो। इसका मतलब है कि कोई भी 2 इक्वेशन से आप आंसर निकालो वो थर्ड को सेटिस्फाई करेगा। सो हम लोग कैसे आंसर निकाल सकते हैं? लास्ट वाले से चलो, b की वैल्यू आपको तुरंत मिल गई, हाफ आ गई। फर्स्ट वाले से चलो, a की वैल्यू भी आपको मिल गया, a की वैल्यू -b के बराबर होगी, दैट इज -हाफ हो गया। अब आप चेक कर लो कि क्या सेकंड वाली जस्टिफाइड है। सेकंड वाली जस्टिफाइड होना चाहिए, अदरवाइज फिर वो हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट है, तीनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। सो अब b को हाफ रखोगे तो ये -हाफ हो जाएगा, a को -हाफ रखोगे 3/2 हो जाएगा, 3/2 में हाफ चला जाएगा तो 1 बचेगा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड थर्ड सेकंड वाली इक्वेशन का भी जस्टिफाइड है। सो इसका मतलब a और b की वैल्यू हम ये एक्सेप्ट कर सकते हैं। So we can accept this value of A and this value of B. Once we have done so, अपने को फॉर्मूला पता चल जाएगा। तो यहाँ से हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। क्या पता चल रहा है? V raised to power, V for speed और velocity is going to be K times rho की पावर -हाफ और यंग्स मॉडुलस की पावर हाफ। So speed comes out to be K times √y/ρ। आप पढ़ोगे एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला हम लोग दूसरे मेथड से ड्राइव करेंगे, जिसमें फिजिक्स का यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट्स का यूज करेंगे, लॉजिक्स का यूज करेंगे चैप्टर्स में। तो उससे भी हम यही डेरिवेशन करने वाले हैं। और डायमेंशनल एनालिसिस भी हमको वही दे दे रहा है, बस एक ही इशू जा रहा है, हमको के नहीं पता चलता है। और अगर हम के कहीं से एक्सपेरिमेंट या अदरवाइज हम पता कर पाते हैं तो दैट्स परफेक्ट। आगे चल करके आप देखोगे तो जो के की वैल्यू निकल के आती है दैट इज 1। इस केस के लिए के 1 आता है। तो आपको एक फॉर्मूला है जो कि आप याद रख सकते हो, किसी भी रॉड पर जो साउंड चलती है उसकी स्पीड यंग्स मॉडुलस बाय रो से गवर्न होती है। सो दैट इज एक्चुअल फॉर्मूला। दिस एक्चुअल फॉर्मूला के हम काफी क्लोज चले जाते हैं डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करते हुए, इसलिए हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस को प्रायोरिटी देते हैं। और एग्जाम में आपसे कैसा पूछेगा? आपसे पूछेगा कि b की वैल्यू बताइए, इस एक्सप्रेशन से या इस क्वेश्चन में y की पावर कौन सी आएगी, यंग्स मॉडुलस की कौन सी पावर पे डिपेंड करता है, बताइए। तो आप बता सकते हो। और a की वैल्यू के बारे में पूछेगा तो आप a की वैल्यू बता सकते हो। कॉपी कर लीजिए, और अगर आपको इसमें कोई कंसर्न्स डाउट आ रहे हो तो मैं से पूछिए, मैं आपको बताता हूँ। नहीं आ रहा है तो अपना काम हो गया। और ये थर्ड उसका जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन था वो आपको समझ में आ गया। फिर मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, क्योंकि अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो टाइम हो जाएगा। और आपके लिए होमवर्क के लिए दे देता हूँ क्वेश्चन। आ चुका है एडवांस पेपर में, और आई एम होपफुल कि आप उसको कर पाएंगे। नो डाउट सर। अच्छा, इससे पहले आपने एक बोला था कि एक डाउट था कि डायमेंशनल एनालिसिस से हम कांस्टेंट्स के बारे में जो बात चल रही थी, तो डायमेंशनल रेस कांस्टेंट के है तो बॉदर नहीं करता है। और आपने कुछ ऐसा लिखा था कि अगर डायमेंशन वाला कांस्टेंट उसके इनसाइड में होगा तुमको कैसे पता चलेगा। तो वो क्वेश्चन जो बोलेगा ना, उसमें जितने भी डायमेंशंस में आने वाली चीजें हैं उसकी डिपेंडेंसी बता देगा। तो अपने को क्या करना है कि अगर उसने बोला है कि स्पीड ऑफ साउंड यंग्स मॉडुलस और डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब है हम ये मान के चल रहे हैं कि यंग्स मॉडुलस जो है वो डायमेंशनल जो स्पीड है वो डायमेंशनली इन्हीं दोनों पर डिपेंड कर रहा है। बाकी अगर कोई भी नंबर आएगा या कांस्टेंट आएगा तो वो कांस्टेंट हमारे लिए डायमेंशनलेस जैसा होगा। तो वो क्वेश्चन मेकर आपको उन क्वांटिटीज के बारे में बताएगा जो जिनकी डायमेंशंस चल रही होंगी, या वो फिजिकल क्वांटिटी हो या फिर वो कोई कांस्टेंट क्यों ना हो। अगर उसमें इन्वॉल्व हुआ है तो उसके बारे में बताएगा। और जितना बताता है उस पर हमको पूरा डायमेंशन लेके चलना है, और इस तरह के रिलेशन से आगे बढ़ना है, सिंप्लीफिकेशन करना है, वैल्यूज निकालनी है, जो आएगा उसको बता देना है। 4 ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, या न्यूमेरिकल टाइप का होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगी। नाउ लेट मी गिव यू अ होमवर्क, एंड दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम IIT एडवांस पेपर, एक्सपेक्टिंग कि आप कर सकते हो। डायमेंशन उन क्वांटिटीज के बारे में अगर आप जानते हो तो, और क्वांटिटीज ऐसी रहेंगी जो आप जानते हो। नहीं तो मैं बता दूंगा, मैं एग्जैक्टली क्वेश्चन लिखता हूँ।
सो दैट कि अब बाद में जब सॉल्व करें तो वेरीफाई। उसने कुछ लिखा था, कुछ ऐसा लिखा है, अ गैस बबल फ्रॉम एन एक्सप्लोजन वो लैंग्वेज बनाता है कुछ प्रैक्टिकल टाइप की, अंडर वाटर। तो ये बोला अंडर वाटर एक्सप्लोजन होता है, वहां से गैस बबल बनता है और वो ओसिलेट करता है, oscillates with a period, पीरियड का मतलब टाइम पीरियड अपने लिए t, proportional to, और इसमें वो बता रहा है किसके किसके प्रोपोर्शनल है, p रेज टू पावर a है, d रेज टू पावर b है, e रेज टू पावर c है। जो फॉर्मूला आप लोग प्रोपोर्शनलिटी का स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन हैज स्टार्टेड विद दैट इटसेल्फ। अब यहाँ पे आपको बता रहा है P क्या है, D क्या है और E क्या है, वो बता देते हैं। यहाँ पे जो P है वो प्रेशर है, D फॉर डेंसिटी ऑफ वाटर है। डेंसिटी ऑफ वाटर हो या किसी और की कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो डायमेंशनल एनालिसिस यूज करना है। एनीवे, D इज डेंसिटी। तो ये भी एक ड्रॉबैक होता है कि ये नहीं बता पाते कि डेंसिटी किसकी यूज हो रही है। तो अगर आपको ड्रॉबैक की लिस्ट बनानी हो तो एक ये लिस्ट में ऐड कर सकते हैं कि प्रेशर किसका यूज हो रहा है, ये नहीं बता पाएगा, डेंसिटी किस चीज की यूज हो रही है, ये नहीं बता पाएगा, बट वो डेंसिटी को यूज करता है। और ई टोटल एनर्जी है, दैट मीन्स एनर्जी है। ये क्वांटिटीज आपको दिया गया है, आपसे सिंपली पूछता है फाइंड वैल्यू ऑफ सी। उसने एबीसी तीनों पूछा था, आप एबीसी तीनों निकाल सकते हो। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको सी की वैल्यू बतानी है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इसके आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद इसके ड्रॉबैक्स बाकी हैं, एक दो एग्जांपल करेंगे, ड्रॉबैक्स करेंगे तो यूनिट एंड डायमेंशंस अपना कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग एरर एनालिसिस की तरफ चलेंगे। कॉपी कर लीजिए, और आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, टाइम हो गया। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बढ़ेंगे। ओके, कोई कंसर्न और डाउट क्विकली हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज डन फॉर द डे। इसको स्लाइड को मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ फॉर्म में, तो अगर आप पीछे वाले जो नोट्स बनाना वो भी बना लेना। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू गाइस।